दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर अंजू जी के साथ, जो सहारा हॉस्पिटल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड हैं और उनका 23 साल का कैरियर है पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी का जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि यही वो टेस्टिंग होती हैं जिनसे हमें बीमारियों का पता पहले चल जाता है, और अगर किसी बीमारी का पता पहले चल जाए तो उसका इलाज सरल होता है, कम खर्च में भी होता है। डॉक्टर अंजू जी का जो सफ़र है वो कैंसर की बीमारियों और उनके जो टेस्ट हैं उनकी वो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी वो ख़ास तौर पे उनका रिसर्च है। तो हम इस बहाने 2-3 चीज़ों को जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के साथ कि एक तो किन किन बीमारियों में पहले टेस्ट हो जाना चाहिए जिससे मरीज़ को फ़ायदा होगा, वो महिलाओं के क्या होंगे, पुरुषों के क्या होंगे, बच्चों के साथ क्या हो सकते हैं, और कैंसर को लेके जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट हैं वो क्या है, और किस तरीके से डॉक्टर अंजू जी ने अभी तक अपने कैरियर में इन चीज़ों को देखा है, कैसे उन्होंने खुद अपना पैथोलॉजी का कैरियर शुरू किया था, और ये जो 23 सालों का सफ़र रहा वो कैसा रहा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही कि पैथोलॉजी में आपका कैरियर कैसे शुरू हुआ और वहाँ से सहारा तक की जो जर्नी थी वो कैसी रही। देखिए, मैंने 99 में पास किया था एमडी पैथोलॉजी जी। तो पैथोलॉजी मतलब होता है पैथोलॉगस, स्टडी ऑफ डिजीज़। हाँ। तो क्यों होती है स्टडी डिजीज़, उसके क्या साइन एंड सिम्टम है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं। और पैथोलॉजिस्ट को बोलते हैं डॉक्टर जी। कि हम जो डॉक्टर्स को बताते हैं, हाँ। उनको हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट में। तो ये जो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, और थोड़ा मेरा रिसर्च में ओरिएंटेशन था कि नई चीज़ों को जानो उसके बारे में। तो मैंने इसको ऑप्ट किया, और उसके बाद मैं इस इंस्टीट्यूट में 2008 से हूँ। और उससे पहले मैं विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज अ सीनियर स्पेशलिस्ट और हेड थी जी। तो यहाँ तो मैं ऑलमोस्ट पूरे पैथोलॉजी पार्ट देखती हूँ। तो यही है कि यहाँ पे अराउंड 35,000 टेस्ट होते हैं पर मंथ के। तो बहुत हाई वर्कलोड भी है, और कैंसर तो हर तरह के ही आते हैं, और ये देख रहे हैं कि कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में तो बढ़ता ही जा रहा है। जी। रोज को ऑन एन एवरेज जो हम देखते हैं तो 6 to 7 न्यू कैंसर केस डायग्नोज हो रोज डेली के नए इंडिया में, नहीं हमारे इस डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो अब आप सोच लीजिए कि इसका इंसिडेंस कितना तेजी से बढ़ रहा है। 6 to 7 डेली कैंसर न्यू केसेस डायग्नोज होते हैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से। जी। तो आप सोच लीजिए कि इंसिडेंस का क्या हाल है। अच्छा, पैथोलॉजी के अगर महत्व को जाने, इनडायरेक्टली हाँ। अगर ये कहें कि जो जांच हो जाती है वो पहले, तो उनका क्या महत्व है, खासतौर पे अगर एक सेगमेंट में बांटे कि महिलाएं क्या क्या टेस्ट पहले करा सकती हैं, फिर उसके बाद पुरुषों का क्या है और बच्चों का क्या है। देखिए, महिलाओं की जहाँ तक बात है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती हैं। ये बिल्कुल साफ बात है कि चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो तो वो हमेशा अपने परिवार के लिए सोचती हैं, अपने न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोचती हैं। जी। तो और जबकि एक फीमेल तो एक चाइल्ड बर्थ भी करती है, उस दौरान भी गुजरती है, तो सारा न्यूट्रिशन तो उसकी बॉडी से ही जाता है। तो ये तब तक वो अपनी गाड़ी खींचती रहती है, लेकिन जैसे ही मीनोपॉज आता है, जब हार्मोन विड्रॉ होते हैं, तब वो फीमेल्स में और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो हम लोग बड़े विमेंस डे मनाते हैं, तो हर उस पर महिला खुद को एक गिफ्ट करे कि हम अपना चेकअप करा लेंगे और अपना समय पे इलाज करा लेंगे। एनीमिया में देखें तो ज़्यादातर फीमेल एनीमिक है, बिकॉज न्यूट्रिशनल कॉज है, आयरन डिफिशियंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। पोस्ट मीनोपॉजल देखते हैं, उसके बाद सब में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, सबके नी पेन होते हैं, जॉइंट एक्स होते हैं। तो ये सारी न्यूट्रिशनल कॉज तो है ही फीमेल का। उसके अलावा जो हम कैंसर की बात करें तो नंबर 1 कैंसर जो वर्ल्ड में है वो ब्रेस्ट कैंसर है आज की तारीख में। तो उस पर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हर फीमेल को ना तो वो अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती है। ये कहा जाता है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 आपको हर साल मैमोग्राफी टेस्ट कराइए, तो वो भी नहीं कराया जाता है। फिर हमारा नंबर 2 या 3 पे आता है सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड और इंडिया में। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर की जांच होती है, वो भी कहते हैं कि 45 ईयर्स के बाद साल में एक बार आप कराइए, कोई नहीं कराता। हमारे जो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, आपके चैनल पे अगर कोई सुन रहे हैं तो ये देखिए कितनों को पता है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। हाँ।
वो हम 9 से 11 साल के बच्चों से वो शुरुआत करनी चाहिए। अप टू 26 ईयर्स मैरिज से पहले वो 3 डोज लग जानी चाहिए उस सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की। अच्छा। हम वो भी नहीं करते हैं। तो ये जो मेजर कैंसर्स हैं वो ऑन एन एवरेज तो देखा जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा है। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, जो बाकी कैंसर है वो तो होंगे ही होंगे फीमेल में। तो किसी भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। ये एक फैक्ट है। और अगर मेल्स में देखें तो क्या क्या चीज़ें ज़्यादा प्रभावित होती हैं? मेल्स में तो अगर कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर है, कोलन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये ज़्यादा है। जबकि इंडिया में तो हम देख रहे हैं हर तरह का कैंसर, अगर वर्ल्ड में नहीं भी है तो वो यहाँ पे हो जाता है कैंसर। इसकी क्या वजह है कि इंडिया में कैंसर ज़्यादा? क्योंकि वही है कि लेट डायग्नोसिस है ना हमारे यहाँ। जैसे सिंपल आपका बताया प्रोस्टेट कैंसर है, तो एक PSA टेस्टिंग होती है जो कि प्रोस्टेट से रिलीज होती है। अगर आप साल भर में हर साल एक बार कराएंगे तो आप बहुत ही बढ़िया कैंसर है, प्रिवेंटेबल है कि आप उससे वो भी हो सकते हैं, नहीं होगा कैंसर अर्ली डायग्नोसिस में। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जब आता है वो स्प्रेड हो जाता है बोन्स में, बोन पेन करके प्रेजेंट करता है। फिर हम वर्कअप करते हैं तो पता चलता है वो प्रोस्टेट कैंसर है। अच्छा। तो ये तो अब कैंसर की बात ना भी करें तो भी इन जनरल हमारे यहाँ हर तरह की बीमारी है। चाहे वो लिवर डिसऑर्डर देख लें, किडनी डिसऑर्डर। अभी हम लोग एक वर्ल्ड किडनी डे पे बात कर रहे थे कि 14% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज। तो हम अपने किडनी और चाहे लिवर डिसऑर्डर हो वो भी इंडिया में रैम्पेंट है। डायबिटीज़ भी हम बिल्कुल आगे चलते जा रहे हैं। ओबेसिटी हमारे यहाँ कॉमन हो गई है अब, जो हम वेस्ट की डिजीज़ मानते थे। कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट नंबर 1 कॉज है डेथ का। तो इन सबको प्रिवेंशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या इसकी वजह ये है कि जो भारत नंबर 1 बनता जा रहा है कि हमारे यहाँ पहले डायग्नोज नहीं हम करा पाते? जी, एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। और हमने जो फॉलो किया है ना, खान पान वो सब जो चीज़ें बाहर की फॉलो कर ली हैं। बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खा रहे हैं, वो सब में हाइड्रोकार्बन्स होता है। वो हाइड्रोकार्बन्स हार्मोन्स भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। हर एक टीनेजर बच्ची को देखिए आप, पीसीओडी एक वर्ड होता है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, कि मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, इनफर्टिलिटी उसके बियॉन्ड इतनी बढ़ गई है इंडिया में। तो ये सारे कॉजेज तो सब इंटरमिंगल्ड है, इंटर रिलेटेड हैं। अच्छा। क्योंकि हमें या तो जानकारी नहीं है या हम जानना नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, एक बच्चे से अगर मोबाइल फोन की फंक्शन पूछते हैं उसको सारी कीज पता होती है, लेकिन अपनी बॉडी के बारे में जब पूछते हैं तो नहीं बता पाता है। मतलब एक ग्रेजुएट भी देखते हैं जो इंजीनियरिंग साइड के कभी कभी इतनी ऐसी बातें करते हैं कि उनको लगता है कुछ भी नहीं पता है ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो आप कोई मशीनरी जानिए, मोबाइल फोन जानिए, पहले अपनी बॉडी को तो जानिए ना, कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। क्योंकि जब तक हेल्दी बॉडी है तभी तक का वही सबसे बड़ा धन है हमारे लिए, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए? क्या उसका मैकेनिज्म हो सकता है? सरकार को करना है, जनता को करना है, या लोगों को करना? वही अवेयरनेस की बात है और अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जैसे अब एक सिंपल बात है कि आप बॉडी को डिवाइड कर दीजिए। एक लिवर फंक्शन का होता है, लिवर आपका बहुत बड़ा ग्लैंड होता है, तो जब बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है तब आपको पता चलता है लिवर डिसऑर्डर के लिए। तो साल में आप एक बार एक लिवर फंक्शन का एंजाइम है SGPT वो करा लीजिए। एक सिंपल प्रोटीन एस्टिमेशन करा लीजिए कि सिंथेटिक कैपेसिटी क्या है, आपकी ओवरऑल वेलबींग क्या है, वो करा दीजिए। किडनी फंक्शन के लिए एक सिंपल सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है, वो आप करा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल में अगर आप कुछ नहीं कराते तो कोलेस्ट्रॉल लेवल करा लीजिए, HDL कोलेस्ट्रॉल करा लीजिए, LDL कोलेस्ट्रॉल करा लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक मैं बता रही हूँ कि इतना तो आपको कराना ही कराना है जी। और दूसरा, इन्फेक्शंस इंडिया में हर तरह के इन्फेक्शन कॉमन है, चाहे वो हेपेटाइटिस हो वो कॉमन है। जैसे अभी कोविड में तो हमने देख ही लिया कि हम उसमें भी नंबर 2 तक पहुँच गए थे, मतलब डेथ के रेट में भी और हमारे नंबर ऑफ केसेस में भी। तो वही है कि हमें बहुत कुछ करना है इस हेल्थ केयर में अभी आगे। ये हम बहुत प्रिमिटिव स्टेज में हैं, चाहे हम कुछ भी क्लेम कर रहे हैं इस पे। तो लोग पैथोलॉजी में क्यों नहीं जाना चाहते? महंगा है टेस्ट इस वजह से, या अवेयरनेस नहीं है, या टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं ना? वही है कि हाँ, वो अवेयरनेस नहीं है। और
ये भी है कि जो टेस्ट, इसको भी गवर्नमेंट को आइडियली देखना चाहिए। इतने रैम्पेंट हो गए हैं, जो छोटी छोटी लैब्स खुल गई हैं, वो लैब किसने खोली है, क्या वो प्रॉपर ट्रेंड है, क्योंकि रिपोर्ट की क्वालिटी क्या है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। कि अगर कोई पेशेंट बेचारा वो तो गया कराने के लिए, नॉर्मल रिपोर्ट आ गई, बाद में हम देखते हैं कि वो एबनॉर्मल थी। क्योंकि आजकल सब मशीन ड्रिवन है, मशीन पे उतना क्वालिटी कंट्रोल खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ेगी बड़ी लैब से। हाँ, बस मैं यही कहूँगी कि बड़ी स्टैंडर्ड लैब से आप लोग को टेस्ट करानी चाहिए, नहीं तो नॉर्मल रिपोर्ट ही आ जाएगी। तो फायदा क्या है? उनका महंगा होना ज़्यादा कुछ इफेक्ट कर रहा है या नहीं, लोगों में इतना महंगा नहीं है भाई। अच्छा। आप, मुझे ये नहीं समझ आता, साल में आप 2,000 रुपये तो अपने टेस्टिंग या हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। अगर ये बेसिक जो मैंने इन्वेस्टिगेशन बताए हैं वो इतने में आ जाते हैं। अब बच्चे हैं, अब बच्चों का जो आपने कहा, बच्चों का साल में एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए, स्टूल एग्जामिनेशन करा लीजिए, वो बहुत कॉमन होता है। ओवासिस्ट होती है ना, बच्चे तो हर जगह अपना गंदा हाथ से ही खाना खा लेते हैं। उसके अलावा बच्चों में विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी होती है, B12 की बहुत डेफिशिएंसी होती है। तो ये सारी जो बेसिक बच्चों को तो आपको साल में एक बार कराना ही है अपने बच्चे के वेलबींग के लिए। ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि मदर इग्नोर करती रहती है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो एक न्यूट्रिशनल कॉज होता है जिससे उसका मन नहीं लगता, या वो शाम को थक जाता है, उसके पैरों में दर्द होता है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये पढ़ना नहीं चाहता। तो ये जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करना है हमें। कुछ और जनता को आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहती हैं कि कैसे वो अवेयर हों, किन किन स्थितियों में वो पैथोलॉजी वही है कि हेल्दी बॉडी के लिए आपको अपने बारे में सोचना है। एज अ फीमेल, मैं अपने जो भी आपके फीमेल देखने वाले हैं उनसे कहना, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचें। दूसरों के साथ साथ अपनी उस थाली में देखें कि क्या आपके सारे न्यूट्रिशन हैं। अगर आप एज ऑफ 45 से ज़्यादा हो गई हैं, मीनोपॉज हो गया है, तो क्या आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रही हैं? अगर वेजिटेरियन है तो आप देखिए क्या आप विटामिन B12 ले रही हैं। आपके पास तो कोई सोर्स ऑफ है ही नहीं वेजिटेरियंस के पास। तो आप अपनी एक बैलेंस डाइट करिए और अपने रेगुलर चेकअप कराइए। साल में एक बार आप ज़रूर जाइए चेकअप कराने के लिए अपना। आपका मेन फोकस ये है कि बैलेंस डाइट और रेगुलर चेकअप। हाँ, ये और ये मेल्स के लिए भी है, अपने बच्चे का साल में एक बार चेकअप ज़रूर कराइए जी। तो दोस्तों, ये डॉक्टर अंजू शुक्ला जी की जो सलाह है वो ये है कि आप अपनी डाइट परफेक्ट रखिए और रेगुलर चेकअप कराते रहिए। जहाँ आप दूसरे तमाम सारे खर्चे करते हैं, वहीं ये खर्च भी कर सकते हैं, और इस खर्च से आपकी जो गंभीर बीमारियां हैं जो उनका इलाज सस्ता होगा और वो आसानी से हो सकेगा। कई बार बहुत सारी गंभीर बीमारियों के इलाज हैं हमारे पास, लेकिन वो डॉक्टर के पहुंचने तक उन स्थितियों में पहुंच जाते हैं कि जहां उनका इलाज होते हुए भी नहीं हो पाता है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके लिए ये बातचीत महत्वपूर्ण हो तभी हमारा प्रयास सफल होगा, जबकि आप अपनी ध्यान दे सकेंगे डाइट का भी, और रेगुलर आप चेकअप करा सकेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।